10 नवंबर 2025 इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के रेड फोर्ट के पास का इलाका इस दिन एक ऐसे भयानक आतंक का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लाल किला से महज 500 मीटर दूर लोकेटेड लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशंस में से एक है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग लाल किला और जामा मस्जिद घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, इसके बगल में दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट चांदनी चौक भी है, जो फैंसी ड्रेसेस और सजावट की चीजों के रंग बिरंगे मार्केट के लिए मशहूर है। शादियों के सीजन की वजह से 10 नवंबर को यहाँ भी हजारों लोग शादी का सामान खरीदने आए थे। कोई अपनी दुल्हन के लिए खूबसूरत कपड़े चुन रहा था तो कोई अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे कपड़े लेकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था। कुछ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स इस इलाके की खूबसूरती और इसके रंग बिरंगे जीवन को अपनी न्यूज बाइट्स में शूट कर रहे थे। दिल्ली की हवाओं में सर्दी की हल्की खुशबू के साथ एक रौनक और उत्साह घुला हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी चहल पहल, तेजी और खुशहाली थी। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक, दुकानदारों की पुकार और लोगों की बातचीत, ये सब मिलकर एक सुकून भरी गूंज पैदा कर रहे थे। कोई लाल किला की प्राचीन कलाकृतियों को निहार रहा था तो कोई जामा मस्जिद में सिर झुकाकर नमाज में इस तरह खोया हुआ था जैसे वो जिंदगी भर की शांति को अपने दिल में समेट लेना चाहता हो। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये सुकून भरा माहौल एक खूनी खामोशी में बदलने वाला है। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो इस रौनक को नरक में बदल देने वाला था। इसी बीच शहर के दूसरे छोर पर लाल किला से कुछ ही किलोमीटर दूर डॉक्टर उमर मोहम्मद अलायस डॉक्टर उमर उन नबी अपनी व्हाइट कलर की Hyundai i20 कार में सवार होकर पुरानी दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंचता है। साफ सुथरे कपड़े और चश्मा पहना ये शख्स थोड़ा गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन उस गंभीरता के पीछे जो मंसूबे छुपे थे वो किसी इंसानियत के नहीं थे। उसकी आंखों में उस दिन कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वक्त उसके कंधों पर झूल रहा हो और वो किसी बड़े खतरनाक फैसले के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो। वो मस्जिद में करीब 10 मिनट तक रुकता है। इस दौरान वो कई बार अंदर बाहर आता जाता रहा। कभी नमाज पढ़ने की मुद्रा में झुकता तो कभी बाहर आकर अपनी घड़ी देखता, जैसे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वो अचानक कार में बैठा और अपनी गाड़ी को संसद भवन से महज 3 किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस की ओर मोड़ देता है। वो कुछ देर तक अपनी गाड़ी को दिल्ली के कई पॉश इलाकों की सड़कों पर भटकाता रहता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो शहर के हर दिल की धड़कन को परख रहा हो। इसके बाद वो अपनी गाड़ी का रुख लाल किला की ओर कर देता है और दोपहर के 3:19 पर अपनी गाड़ी को सुनहरी मस्जिद के पास वाली पार्किंग में करीब 3 घंटे के लिए पार्क कर देता है। इसके बाद फिर शाम ढली और दिल्ली की गलियां नारंगी रोशनी में नहाने लगी। सर्द हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी और हल्के अंधेरे ने शहर को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। उस समय तक शहर के ज्यादातर दफ्तरों की छुट्टियां हो चुकी थी। कोई अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर निकल चुका था, कोई तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ रहा था, तो कुछ लोग थके चेहरों के साथ ऑटो में बैठकर अपने अपने घरों को रवाना हो रहे थे। सड़कें धीरे धीरे ट्रैफिक से भरने लगी थी। गाड़ियों के हॉर्न से चारों तरफ शोरगुल का माहौल था और इसी शोरगुल में मोहम्मद उमर नबी अपनी व्हाइट Hyundai i20 का इंजन स्टार्ट करता है और फिर शाम 6:22 पर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लाल किला पार्किंग से निकालकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो वो अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है। कुछ ही पलों में वहां 20 से ज्यादा गाड़ियां और कुछ ऑटो आकर कतार में खड़े हो जाते हैं। 6:52 पर जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है हर कोई अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन बीचों बीच खड़ी डॉक्टर उमर की Hyundai i20 आगे नहीं बढ़ती, जिससे उसके पीछे खड़ी बाकी गाड़ियां तेज हॉर्न बजाने लगती है। हर किसी को आगे बढ़ने की जल्दी थी, लेकिन तभी उस Hyundai i20 में जबरदस्त धमाका होता है और वो गाड़ी आग का गोला बन जाती है। आसपास खड़ी करीब 10 गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। लोहा, शीशे और आग के टुकड़े हवा में तैरने लगते हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशन के शीशे के दरवाजे टूट जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से 13 जिंदगियां राख हो जाती है और 20 लोग घायल होकर करहाने लगते हैं। धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां कुछ दूरी पर खड़े लोगों के कान सुन्न हो जाते हैं और उसकी आवाज 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है।
चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोगों की चीखें थी, जमीन पर पड़ी लाशों से रिश्ता खून था और हवाओं में उठता धुआं और विस्फोट की आवाज थी, जिसने वहां के मंजर को इतना खौफनाक बना दिया था कि जिंदा बचे लोगों की आंखों में भी मौत का साया उतर आता है। लाल किला के आसपास की वो शाम जो कुछ ही पल पहले रौनक और सुकून से भरी थी, वो अब आग, बारूद और चीखों में डूब जाती है। A deadly car blast has rocked the national capital. 8 people being killed on the spot. That high-grade explosives were used in the Red Fort blast. That the I-20 car in which the blast took place had travelled through several key locations in the national capital before the explosion. The entire attack or blast was actually planned in advance itself. According to sources, this Jaish module was planning a major attack on December 6th. Currently, there are central agency raids at the Al Falah Trust headquarters in Okhla. 2 doctors were arrested in the raids and nearly 3 tons of explosive material was seized. Again, this operation spanned multiple Indian states. धमाके के बाद चूंकि भयानक आग लग चुकी थी, इसलिए लोग तुरंत दिल्ली फायर सर्विस को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं और कुछ देर बाद 7 फायर टेंडर्स घटनास्थल पर आ जाती है। शाम 7:29 पर फाइनली आग पर काबू पा लिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की भी कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि यह धमाका कार में सीएनजी एक्सप्लोजन के कारण हुआ होगा। ऐसे में शुरू में दिल्ली पुलिस भी हमले के पीछे के कारण को बताने से बचती है, लेकिन हमले की सभी पॉसिबिलिटीज की जांच जरूरी थी, इसलिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया जाता है। पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियों और एम्बुलेंस के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठता है। जल्दी ही रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया जाता है। घायलों को तत्काल ट्रीटमेंट के लिए पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली समेत कई मेजर सिटीज में हाई अलर्ट जारी कर वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। दिल्ली के कई मंदिर और इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस को भी हाई सिक्योरिटी पर रखा जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी सिक्योरिटी रीजन से लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगली सूचना तक बंद कर देती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई भी रेड फोर्ट को विजिटिंग के लिए अगले 3 दिन के लिए बंद कर देती है। हमले के करीब 3.5 घंटे बाद रात करीब 10:30 बजे होम मिनिस्टर एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा करते हैं और वहां घायलों से मुलाकात करते हैं। एक तरफ जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस विस्फोट की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ इस हमले में मारे गए लोगों की पहचान जारी थी, क्योंकि कईयों का शरीर और चेहरे की हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। जान गंवाने वाले लोगों में स्ट्रीट वेंडर, खरीदारी करने आए लोग, ऑटो ड्राइवर और रोजाना वहां से गुजरने वाले लोग थे। जैसे जैसे लोगों की पहचान खुलती जाती है, वहां का माहौल गमगीन होता चला जाता है। कोई दहाड़ मारकर रो रहा था, तो कोई अपनों के खोने के गम में बेसुध हो जा रहा था। किसी ने अपना जवान बेटा खोया था, तो किसी के सिर से बाप का साया हट गया। इस विस्फोट में जान गंवाने वालों में 35 साल के अमर कटारिया भी थे, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में रहते थे। लाल किले के इलाके में उनका अपना फार्मा का बिजनेस था। अमर अपनी दुकान से घर जाने के लिए निकले थे और रास्ते में पिता के कॉल आने पर कहा था कि बस कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला हूं। लेकिन जब देर रात तक उनके घर ना पहुंचने पर उनके पिता ने उन्हें दोबारा कॉल किया, तो फोन एक लेडी पुलिस ने उठाया और उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने को कहा। अमर कटारिया का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और ऐसे में उनके पिता को उनकी पहचान उनके हाथ पर बने टैटू से करनी पड़ी। अमर ने अपने एक हाथ पर मॉम माय फर्स्ट लव, तो दूसरे हाथ पर डैड माय स्ट्रेंथ का टैटू बनवा रखा था। अमर अपने माता पिता के अलावा अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को बिलखता छोड़ गए। इसी तरह इस हमले में जान गंवाने वालों में पंकज सहनी भी थे, जो पेशे से एक प्राइवेट कैब ड्राइवर थे और वो महज 22 साल के थे। उनका परिवार बिहार के समस्तीपुर का है, लेकिन बीते 15 सालों से वो अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रह रहे थे। 10 नवंबर को पंकज कैब से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हमले का शिकार हो गए। उस शाम की दर्दनाक कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस धमाके में अशोक कुमार की भी जान चली गई। अशोक कुमार पेशे से डीटीसी बस के कंडक्टर थे और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ दिल्ली में ही एक किराए के कमरे में रहते थे। अशोक कुमार अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे, क्योंकि उनका बड़ा भाई सुभाष किसी बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकता था, जबकि उनकी बूढ़ी माँ गांव में रहती थी।
सुबह से शाम अशोक बस कंडक्टर का काम करते और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वहीं इस हमले में अशोक के दोस्त लोकेश अग्रवाल ने भी अपनी जान गंवा दी, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर में खाद की एक छोटी दुकान चलाते थे और धमाके वाले दिन अपने एक रिश्तेदार को देखने एक अस्पताल आए थे। इन सब के अलावा इस विस्फोट में शादी के कार्ड छापने वाले दिनेश मिश्रा और ई रिक्शा ड्राइवर मोहसिन मलिक और मोहम्मद जुम्मन और कॉस्मेटिक शॉप चलाने वाले नोमान अंसारी ने अपनी जान गंवा दी। इस काली स्याह रात की दुख भरी दास्तान काफी लंबी थी और उस रात एक ब्लास्ट में ऐसे कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। इधर सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ था। हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी था और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जैसी एजेंसीज इस ब्लास्ट की तह तक जाने के लिए हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही थी। काफी जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम्स के सामने वही नतीजा निकल कर आया जिसका सभी को डर था। ये एक आत्मघाती आतंकी हमला ही था और व्हाइट I-20 चलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ डॉक्टर उमर उन नबी भी ब्लास्ट में मारा गया था। उसके रिमेन्स का DNA उसके परिवार के DNA से मैच कर गया। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये आत्मघाती हमला क्यों किया, ये जानने के लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये कोई परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया अटैक नहीं था। ये तो एक बहुत बड़े आतंकी प्लॉट का छोटा सा हिस्सा था जिसे घबराहट और जल्दबाजी में अंजाम दिया गया था। इस साजिश में डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। इसमें डॉक्टर आदिल अहमद रहतर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, इमाम इरफान अहमद, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल खान जैसे कई लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर थे, लेकिन इनके दिमाग में कट्टरपंथ और आतंक की प्लानिंग चल रही थी। इनका असली प्लान 26/11 मुंबई अटैक की तरह दिल्ली में एक साथ कई बड़े हमले करने का था, जिनमें लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कनॉट प्लेस जैसी दर्जनों जगह इनके निशाने पर थी। सिर्फ यही नहीं, इनका प्लान यूपी और हरियाणा के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने का था। इनके प्लान में सिर्फ बम धमाके नहीं, बल्कि AK-47 और AK-56 से पब्लिक प्लेसेस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मास किलिंग करना भी शामिल था। साथ ही ये हॉस्पिटल्स को भी टारगेट करना चाहते थे ताकि ब्लास्ट और फायरिंग के बाद मेडिकल हेल्प तुरंत ना मिल सके और कैजुअलिटी ज्यादा से ज्यादा हो सके। यानी जो कार ब्लास्ट हुई वो तो इस खतरनाक प्लानिंग के आगे महज एक छोटा सा नमूना था। लेकिन इन पढ़े लिखे सफेद कोट वाले डॉक्टर आतंकियों का पूरा खौफनाक प्लान महज एक पोस्टर से चौपट हो गया। 10 नवंबर के ब्लास्ट से करीब 20-21 दिन पहले 19 अक्टूबर को कश्मीर के नौगाम इलाके में JNK पुलिस की नजर दीवारों पर लगे कुछ अजीब पोस्टर्स पर पड़ी। ये पोस्टर जैश-ए-मोहम्मद के थे और इनमें एक जहरीला फरमान लिखा था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आप लोग अब भी गुनाहों में डूबे हुए हो। जो काम तुम शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाओ। कुछ लोग अपनी दुकानों पर इन भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है। हम उन्हें भी आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं और आगे तुम कभी माफी के हकदार नहीं रहोगे। पोस्टर का पूरा टोन साफ था, डर फैलाना, लोगों को इंटिमिडेट करना और घाटी में अपनी पकड़ मजबूत करना। JNK पुलिस ये पोस्टर पढ़कर तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। बस यही से ये पूरी साजिश खुलने लगी और आगे जो सामने आया उसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया। पुलिस ने जल्द ही इन पोस्टर्स को चिपकाने वाले की छानबीन शुरू कर दी। करीब 50 अधिकारियों की टीम बनाई गई, 60 CCTV फुटेज खंगाली गई और इसका नतीजा ये हुआ कि 31 अक्टूबर को एक शख्स CCTV फुटेज में दिखा जो पोस्टर चिपका रहा था। ये शख्स सहारनपुर के एक फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल का डॉक्टर आदिल अहमद राठर था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत उसको ढूंढना शुरू कर दिया और उसके फोन को भी सर्विलेंस पर डाल दिया। फोन सर्विलेंस से जल्द ही पता चल गया कि वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में है। उसकी लोकेशन यूपी के सहारनपुर में मिली और 6 नवंबर को उसे AK-47 ग्रेनेड और एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब पुलिस ने उस पर सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उसने पूछताछ में एक और अहम नाम बताया। ये नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का था, जो पुलवामा का रहने वाला था लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। आदिल ने बताया कि मुजम्मिल के पास
भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है। इस इनपुट पर 9 नवंबर को J&K पुलिस फरीदाबाद पहुंची और अगली सुबह मुजम्मिल को पकड़ लिया गया। मुजम्मिल के कमरे से जो बरामद हुआ उसे देख अधिकारियों के होश उड़ गए। उसके कमरे से 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन्स, 91 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल और उसके कार्ट्रिजेस, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट कंट्रोल्स, वॉकी टॉकी, कई तरह का बॉम्ब मेकिंग मटेरियल, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पेन ड्राइव्स बरामद हुए। उसके रूम से पुलिस को 2 डायरीज भी मिली जिनमें कोड वर्ड्स और एन्क्रिप्टेड नोट्स लिखे थे और बार बार 3 शब्द लिखे हुए थे, ऑपरेशन, शिपमेंट एंड पैकेज। पुलिस को इसमें अब एक बड़े आतंकी नेटवर्क की झलक दिख रही थी और मामला भारी लग रहा था। इसलिए इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के असली चेहरे सामने आने लगे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के तुरंत बाद 10 नवंबर को पुलिस ने इस नेटवर्क की एक और अहम सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद को पकड़ लिया। डॉक्टर शाहीन की कार से एक क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल भी मिली। यह कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी क्योंकि शाहीन सईद का सीधा संपर्क जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से था। यह सादिया वही है जिसने अपने पति यूसुफ अहमद की मौत के बाद जैश-ए-मोहम्मद की महिला आतंकी विंग जमात-उल मोमिनात बनाई थी और उसने भारत में औरतों की इस विंग को बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन सईद को सौंपी थी। लेकिन गिरफ्तारी का सिलसिला यही नहीं रुका। फरीदाबाद में जांच टीम ने शोपियन के एक इमाम इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। इरफान वही व्यक्ति था जिसने इस मॉड्यूल के कई सदस्यों, खास तौर पर यंग डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दूसरा इमाम मौलवी इश्तियाक पकड़ा गया। मौलवी इश्तियाक हरियाणा के मेवात का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह मॉस्क का इमाम था। पुलिस जब उसके कमरे पर पहुंची तो जो मिला उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके कमरे से 2500 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए। ये वही जगह थी जहां सालों से मजहब के नाम पर कोई शक नहीं करता था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर ये नेटवर्क खुलकर पनप रहा था। इश्तियाक का काम आतंकियों को सेफ हाउस देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना और फाइनेंशियल चैनल्स तक पहुंच बनाना था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम हर बार घेरे में आया। 70 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि इन डॉक्टर आतंकियों का टेरर हब बन गई। जितने भी आतंकी पकड़े गए उनमें से ज्यादातर इस यूनिवर्सिटी के थे। यहाँ का रूम नंबर 13 जो डॉक्टर मुजम्मिल का था, इस मॉड्यूल का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट था। यही प्लान बनता था और यही साजिशें तैयार होती थी। यूनिवर्सिटी का एक और चेहरा डॉक्टर निसारुल हसन श्रीनगर के SMHS मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसे साल 2023 में आतंकियों से कनेक्शन होने के कारण सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि इसके बावजूद साल 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे एज अ प्रोफेसर नौकरी दे दी। लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो वो पकड़े जाने के डर से रातों रात फरार हो गया। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जब इतना सब यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा था तो क्या यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी, या फिर ये यूनिवर्सिटी के टॉप लोगों की रजामंदी से हो रहा था। इस बात पर शक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी का पुराना रिकॉर्ड काफी मैला है। सिद्दीकी पर फाइनेंशियल फ्रॉड के गंभीर आरोप है। ऐसा आरोप है कि उनके अल फलाह ग्रुप ने फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाकर लोगों से 7.5 करोड़ रुपए ऐंठे। इससे पहले महू में भी उनके खिलाफ चिट फंड स्कीम चलाकर फ्रॉड करने के आरोप लगे थे। इसके चलते उन्हें 2003 में जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। कहा जाता है कि राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठाकर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को साल 2014 में तैयार किया था और इस यूनिवर्सिटी को शुरू से विदेश से फंडिंग भी मिल रही है। इस कहानी का सबसे डरावना किरदार डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसने Hyundai i20 कार से रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट किया, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था। उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील दोनों गहरे दोस्त थे और दोनों पुलवामा के एक ही गांव कोइल के थे। उनके घर सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर थे। दोनों साथ पढ़े, साथ डॉक्टर बने और फिर दोनों साथ साथ आतंक की राह पर उतर गए। मुजम्मिल और उमर जनवरी 2025 से यानी पिछले 11 महीने से दिल्ली के लाल किले वाले इलाके की रेकी कर रहे थे।
दोनों कई बार वहां गए ताकि भीड़ का पैटर्न देख सके। इस दौरान दोनों ने पुलिस कहां खड़ी होती है, कौन से एंगल ब्लाइंड स्पॉट बनता है, कौन सा ट्रैफिक सिग्नल सबसे ज्यादा जाम रहता है, ये सब कुछ उन्होंने नोट किया था। उनकी डिवाइसेस की जांच में कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले जो ये साबित करते थे कि ये लोग पाकिस्तान के हैंडलर्स के ऑर्डर पर काम कर रहे थे। इनका पहला प्लान 26 जनवरी 2025 को लाल किला और दिल्ली की दूसरी जगहों पर हमला करना था, लेकिन उस समय उनकी तैयारी पूरी नहीं थी और चूंकि रिपब्लिक डे होने की वजह से उस दिन वहां की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, इसलिए प्लान को टाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने दिवाली पर अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन किसी कारण ये प्लानिंग फिर अधूरी रह गई। इसके बाद इन्होंने 6 दिसंबर को दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सीरियल ब्लास्ट करने का फैसला किया, क्योंकि 6 दिसंबर ही वही दिन था जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ऐसे में इनका टारगेट अयोध्या का राम मंदिर भी था। इस मॉड्यूल ने दिल्ली एनसीआर में बड़े धमाके करने के लिए करीब 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। डॉक्टर उमर मोहम्मद बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था और ये पैसा उसी के पास रखा गया था। इसके बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद और उसके साथियों ने गुड़गांव, नूह और आसपास की जगहों से लगभग 26 क्विंटल एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा, जिसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए। यही फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर आईईडी बनाने में इस्तेमाल होना था। बॉम्ब मेकिंग के लिए इन्होंने अल फला यूनिवर्सिटी की लैब के भी केमिकल्स इस्तेमाल किए। ये लैब मुजम्मिल के कमरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। पूरे प्लान के लिए इन्होंने 32 पुरानी कारों का इंतजाम किया था, जिनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट, i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी जो कई बार रीसेल हो चुकी थी ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो। इन 32 कारों में एक्सप्लोजिव्स और टाइमर्स भरकर इन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह पार्क किया जाना था। इस मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा पावरफुल आईईडीज तैयार करने की योजना बनाई थी, इसलिए कुल मिलाकर लगभग 2900 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा किया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए होना था वो हफ्तों तक अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर ही खड़ी रही। इन गाड़ियों के पॉल्यूशन पेपर्स, इंश्योरेंस, आरसी डिटेल्स और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आतंकियों ने पहले ही साफ सुथरे तरीके से अपडेट करवा दिए थे। गाड़ियां इतने लीगल तरीके से मेंटेन की गई थी कि किसी भी चेकिंग में वो एकदम नॉर्मल लगती और ट्रैफिक पुलिस इन्हें रोककर डाउट नहीं करती। बस एक्सप्लोजिव भरना बाकी था और फिर ये गाड़ियां दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में पार्क टाइम बम बनकर खड़ी हो जाती। इस मॉड्यूल का खतरा सिर्फ यही तक नहीं था। एक और डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसने चाइना से एमबीबीएस की थी, वो अपनी टीम के साथ एक अलग और भी खतरनाक प्लान पर काम कर रहा था। वो राइसिन तैयार कर रहा था, जो साइनाइड से भी ज्यादा घातक जहर माना जाता है। ये लोग राइसिन को खाने पीने की चीजों में पाउडर की तरह मिलाकर मास पॉइजनिंग करना चाहते थे। अहमद का सीधा संपर्क इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ISKP के हैंडलर अबू खदीजा से था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत में गिराए गए थे, जो हनुमानगढ़ से शराब तस्करी वाले रूट के जरिए गुजरात तक पहुंचे और अहमदाबाद के कलोल में डिलीवर किए गए। लेकिन डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद जब तक कुछ बड़ा कर पाता, उससे पहले ही 8 नवंबर 2025 को गुजरात ATS ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल्स, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 लाइव राउंड्स और लगभग 4 किलो कैस्टर बीन पेस्ट मिला, जिससे राइसिन बनाया जाता है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के चलते यूपी के 2 लोग आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल खान को भी अरेस्ट किया गया, जो उसे हथियार और एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे थे। इसका मतलब साफ था कि देश की राजधानी और आसपास का पूरा इलाका एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। एजेंसीज की सख्त निगरानी न होती तो यह भारत का 21वीं सदी का सबसे बड़ा आतंकी हमला बन सकता था। अगर आतंकियों का प्लान काम कर जाता तो आने वाले 6 दिसंबर को 32 गाड़ियां 2900 किलो एक्सप्लोजिव के साथ दिल्ली NCR में कितनी बड़ी तबाही मचाती और राइसिन पॉइजन के खाने पीने की चीजों में मिलने से न जाने कितने लोगों की जान जाती। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आदिल, मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस डॉक्टर उमर मोहम्मद को भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, इसलिए वो हाथ नहीं आया। अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसे अब 6 दिसंबर का पूरा प्लान फेल होता दिख रहा था।
ऐसे में उसने डर के मारे पैनिक में फैसला किया और 10 नवंबर को अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ANFO एक्सप्लोजिव से भरी I-20 कार को लाल किले के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर उड़ा दिया। धमाके में आतंकी उमर समेत 13 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हुए। ब्लास्ट के एक हफ्ते बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद का कुछ दिन पुराना एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है, जिसमें वो ये कहता है कि आत्मघाती हमला कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक शहादत है। दरअसल इस्लाम में आत्महत्या हराम है, लेकिन डॉक्टर उमर इस वीडियो में उसे जायज बताने की कोशिश कर रहा था, जो ये साबित करता है कि वो किस हद तक रेडिकलाइज हो चुका था और उसके लिए अब मौत भी एक रिलीजियस ड्यूटी बन चुकी थी। इतना ही नहीं, वो इस वीडियो के जरिए बाकी रेडिकलाइज लोगों को भी हमला करने के लिए उकसाना चाहता था और इसलिए उसने वीडियो के एंड में कैमरे की तरफ देखकर कहा था, मौत से मत डरो। There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operationals. जांच में पता चला कि जिस I-20 में ब्लास्ट किया गया वो पहले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसने ये गाड़ी 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। इसके बाद कार नदीम के पास गई और बाद में इसे फरीदाबाद की रॉयल कार जोन ने रीसेल कर दिया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने आगे चलकर इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला कि ये मेनली 10 लोगों का कोर ग्रुप था, जिनमें ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। NIA ने इस मामले में आमिर रशीद अली नाम के शख्स को पकड़ा, जिसने डॉक्टर उमर के लिए एक्सप्लोजिव वाली I-20 कार की अरेंजमेंट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके कुछ ही समय बाद एक पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट जसीर बिलाल वानी की गिरफ्तारी हुई, जिससे इस पूरी साजिश का सबसे डरावना हिस्सा सामने आया। जांच में पता चला कि आतंकी की पहली प्लानिंग हमास स्टाइल ड्रोन अटैक्स करने की थी। जसीर वानी इस मॉड्यूल का टेक्निकल ब्रेन बन चुका था और वो ड्रोन्स को मॉडिफाई कर रहा था और रॉकेट बेस्ड एक्सप्लोजिव्स बनाने की कोशिश कर रहा था। वानी को पर्सनली खुद डॉक्टर उमर ने इस साजिश में शामिल होने के लिए राजी किया था। NIA के मुताबिक इनके रॉकेट और ड्रोन अटैक्स वाला प्लान फेल हो गया था और ऐसे में इस मॉड्यूल ने बाद में सीधे कार बॉम्ब प्लान को आगे बढ़ाया। फोरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल यानी ANFO का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आगे की जांच में एक और डरावनी संभावना सामने आई। जांच एजेंसीज को ऐसा शक है कि उमर ने इसके साथ TATP यानी ट्राइएसीटोन ट्राइपरऑक्साइड भी इस्तेमाल किया था, जिसे मदर ऑफ सेटन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है कि हल्की सी गर्मी में भी बिना डेटोनेटर के फट सकता है। प्रोब टीम्स का मानना है कि उमर को इस एक्सप्लोजिव की खतरनाक और अनस्टेबल नेचर के बारे में पूरा पता था और इसलिए वो अपनी गाड़ी को चांदनी चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुमा रहा था। जांच में एक और बात निकलकर सामने आई कि एक्सप्लोजिव को ढीला भरा गया था। अगर ये ठीक से कॉम्पैक्ट होता और इसे सेट होने का टाइम मिलता तो तबाही का मंजर इससे कई गुना ज्यादा होता। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे डराने वाली बात यह थी कि इस मॉड्यूल में कोई भी अनपढ़ या बेरोजगार आदमी नहीं था जिसे ब्रेन वॉश्ड या भटका हुआ कहा जा सके, बल्कि ये सभी पढ़े लिखे प्रोफेशनली सेटल्ड अच्छी कमाई वाले लोग हैं। अरेस्ट हुए 12 लोगों में से 6 डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग जिन पर समाज सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन पर्दे के पीछे यही लोग एक्सप्लोजिव प्रोक्योरमेंट, कंसीलमेंट और टेक्निकल प्रिपरेशन जैसे सबसे खतरनाक काम कर रहे थे। यही वजह है कि सिक्योरिटी एनालिसिस ने इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म नाम दिया, एक ऐसा टेररिज्म जिसमें एजुकेशन, रिस्पेक्टेबिलिटी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी खुद एक हथियार बन जाते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क्स में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर जैसे भरोसे के पदों पर होते हैं और अपनी ट्रस्टेड इमेज का फायदा उठाकर प्लानिंग करते हैं। ऐसे लोग मटेरियल आसानी से खरीद सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, हाई सोसाइटी में रह सकते हैं और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल होती है। इनके पास नॉलेज भी होती है और एक्सेस भी, जिसकी वजह से ये नए तरह का टेररिज्म बेहद डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल माना जा रहा है। पहले पाकिस्तान की ISI और उसके टेरर ग्रुप्स भारत में हमले के लिए रेडिकलाइज्ड अनएम्प्लॉयड यूथ को इस्तेमाल करते थे, जिन्हें जिहाद, जन्नत और बेहतर हुरों का लालच देकर ब्रेन वॉश किया जाता था और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुछ सालों में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसे लो लेवल आतंकियों पर कड़ी नजर रखी। कई पकड़े गए, कई मारे गए और ये कैटेगरी अब आसानी से पकड़ी जा रही थी। इसी वजह से ISI और पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने ऐसे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को फंसाना शुरू किया जो किसी भी सिक्योरिटी वॉच लिस्ट पर ना हो। अरेस्ट हुए लोगों में कई डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स थे जो दिन में हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में रिस्पेक्टेबल रोल्स निभाते थे, लेकिन रात में भारत के खिलाफ मास कैजुअलिटी टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे।
इन्वेस्टिगेशन से ये भी सामने आया कि ये पूरा मॉड्यूल एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता था। इन्हीं एन्क्रिप्टेड चैनल्स पर इंडोक्ट्रिनेशन, कोऑर्डिनेशन, फंड मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स की डिटेलिंग होती थी। फंड भी इन्हीं प्रोफेशनल नेटवर्क्स के जरिए जुटाए जाते थे, कभी सोशल कॉज के नाम पर तो कभी चैरिटी के नाम पर। इस केस से ये एक भयानक सच्चाई सामने आई कि रेडिकलाइजेशन अब सिर्फ ब्रेन वॉश हुए कम पढ़े लिखे आतंकियों तक सीमित नहीं रहा जो जंगलों में छिपे रहते थे, बल्कि हाईली एजुकेटेड व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी आतंक की आइडियोलॉजी का हिस्सा बन रहे हैं, जो नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे को-वर्किंग स्पेसेस में बैठकर प्लॉटिंग करते हैं या अपनी पहचान छुपाकर अर्बन क्राउड में घुल मिल जाते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक वक्त प्रोफेशनल जिंदगी बिताते हैं और दूसरे वक्त भारत पर हमला करने के लिए बम बनाते हैं। ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है क्योंकि ऐसे लोग रेगुलेटेड केमिकल्स, लैबोरेटरीज और सप्लाई चेन सिस्टम्स तक पहुंच रखते हैं। इस मॉड्यूल में ज्यादातर डॉक्टर थे और कई अल फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी थे। एक ऐसा पेशा जिसे समाज भगवान का रूप मानता है, वही अब मास किलिंग की प्लानिंग में शामिल पाया गया। आने वाले समय में एक खतरा और बड़ा हो सकता है। कल को कोई वकील, कोई पुलिसकर्मी या कोई सेना का जवान भी प्रोफेशनल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अंदर से हमला कर सकता है। ऐसे हालात में सोसाइटी हर प्रोफेशनल पर शक करने लगेगी, जो एक और सामाजिक खतरा बन जाएगा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म की इस नई तस्वीर ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म एजेंसीज के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसी वजह से दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब NIA, NSG, IB और दिल्ली पुलिस के साथ साथ ED भी शामिल हो गई है। ED ये जांच कर रही है कि डॉक्टर्स ने करीब 20 लाख रुपए कहां से जुटाए और ये पैसा किन सोर्सेज से आया। ED द्वारा अल फला यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जांच चल रही है क्योंकि ED को शक है कि इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग विदेश से हो रही है। वहीं AIU ने अल फला यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को इन डॉक्टर्स ने प्लानिंग का अड्डा बना रखा था। 10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास हुआ ब्लास्ट सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक वार्निंग है, एक साफ, तेज और कड़वा संकेत कि आतंकवाद की शक्ल बदल चुकी है। ये उनके असली प्लान का पूरा रूप भी नहीं था, ये तो बस उस विनाश का छोटा सा हिस्सा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ बनती है क्योंकि अगर अक्टूबर में उस पोस्टर की लीड को फॉलो करते हुए पूरा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पकड़ा ना जाता तो 6 दिसंबर पर दिल्ली एक ऐसा कहर देखती जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार पर एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर 13 साल बाद दिल्ली में फिर से धमाका पॉसिबल कैसे हुआ? इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स दिल्ली तक पहुंच कैसे गए? एक एक्सप्लोजिव लोडेड Hyundai i20 कार देश की कैपिटल की सड़कों पर कई घंटों घूमती रही, लेकिन किसी भी एजेंसी को रेड फ्लैग क्यों नहीं मिला? सवाल ये भी है कि दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर 2900 किलो एक्सप्लोजिव कई दिनों तक हरियाणा के फरीदाबाद में पड़ा रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2019 के पुलवामा अटैक में भी 200 किलो RDX से भरी गाड़ी कश्मीर की सड़कों पर घूमती रही और CRPF के काफिले से टकराकर 40 जवानों की जान ले ली। 2016 के पठानकोट अटैक में भी इंटेलिजेंस इनपुट होने और पंजाब पुलिस के एक SP को आतंकियों द्वारा बंधक बनाए जाने की सूचना होने के बावजूद आखिर टेररिस्ट पठानकोट एयर स्टेशन तक कैसे पहुंच गए? 10 नवंबर के अटैक्स ने साफ कर दिया है कि देश के सामने लड़ाई अब बहुत बड़ी है। ये सरकार के लिए एक रिमाइंडर है कि टेररिज्म अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इंडियन गवर्नमेंट को अब चाहिए कि नई स्ट्रेटेजी, ज्यादा मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स और ग्राउंड लेवल अकाउंटेबिलिटी के साथ आतंकियों को उनके मंसूबे में कामयाब होने से पहले ही रोक दे, क्योंकि केवल सवाल सिर्फ ये नहीं कि ब्लास्ट कैसे हुआ, बल्कि सवाल ये है कि अगला हमला ना हो, इसके लिए हमारी सरकार कितनी तैयार है।